नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज आपकी मुलाकात कराएंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिलिंद अग्रवाल से। मिलिंद एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है उसको मैनेज करते हैं। काफी लंबा अनुभव है, करीब करीब 1.5 दशक का अनुभव है। और आजकल आपने देखा होगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज काफी फ्लेवर में है और बहुत ज्यादा लोग उस पर राय दे रहे हैं अपनी। तो हमने सोचा कि इससे जुड़ा हुआ एक फंड पे बात करें और आपके लिए निवेश की क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिलिंद हमारा आपका इस खास पेशकश में। और जैसा कि इस शो का प्रॉमिस है कि इसमें हम आपकी मुलाकात और अपने दर्शकों की मुलाकात कराते हैं कि आपका फंड मैनेजर कौन है, कैसे उनकी सोच है और इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। तो इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। मिलिंद, मेरा पहला सवाल यह है कि जो इस वक्त हम लोग देखें तो पूरे सब लोगों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि हम लोग एक ग्रोइंग फेज में जा रहे हैं। हालांकि बहुत बीच बीच में टर्मोइल्स में भी है, ग्लोबल प्रेशर है, अलग अलग खबरें आती हैं, यूएस से भी आती, तमाम जगहों से आती हैं। तो एक बेसिक मोटी पिक्चर आप हमारे दर्शकों और निवेशकों को ये समझाइए कि जो इस वक्त की पूरी इकोनॉमी की हालत है इंडिया और दूसरी जगहों की, उससे आप लोग कैसे डील कर रहे हैं। जी जी, तो देखिए, अगर हम इंडिया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इंडिया काफी हद तक एक डोमेस्टिकली ओरिएंटेड, एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। इंडिया में अगर एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी में, वो अभी फिर भी रिलेटिवली एक कम स्तर पर है। और इंडिया का अगर शेयर देखें हम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, तो वो भी लगभग 2% के नजदीक है। तो हालांकि हमें ग्लोबली अगर 4 बड़े ब्लॉक्स हैं, चाइना, यूएस, यूरोप और जापान, तो चारों ब्लॉक्स को अगर हम इंडिविजुअली अगर एनालाइज करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब में थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई दे रहा है। हालांकि यूएस एज एन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग कर रहा है, बट अगर हम देखें तो हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 2% है। तो हम लोग ऑलरेडी एक काफी छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे हमारे लिए एक 2% से इंक्रीमेंटली गेन करना रिलेटिवली इजी है किसी और इकोनॉमी के कंपैरिजन में जिसका शेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो एक तो ये बात हो गई एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन। तो हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी वीक दिखाई दे रही है, बट क्योंकि हमारा शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में काफी कम है तो हमारे लिए शेयर गेन की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। दूसरा ये है कि हमारा इकोनॉमी काफी हद तक अभी भी डोमेस्टिकली कंजम्पशन ओरिएंटेड है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर हम बात करें तो 3 सेगमेंट्स में अगर हम देखेंगे, एक है छोटे व्यापार, दूसरे हैं बड़े उद्योग और तीसरा होता है कंज्यूमर या उपभोक्ता। तो कंज्यूमर इकोनॉमी जो है, कोविड में उस इकोनॉमी में काफी एक्सपेक्टेशंस थे कि वो इकोनॉमी थोड़ा प्रॉब्लम में आएगी, बट कंज्यूमर, इंडिया का जो कंज्यूमर है वो काफी रेजिलिएंट है। हमारा सेविंग्स पूल काफी डिसेंट है कंज्यूमर लेवल के ऊपर। तो कंज्यूमर इकोनॉमी काफी ठीक कर रही है। अगर आप डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के नंबर्स देखें तो कंज्यूमर इकोनॉमी में हमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। इवन एसेट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंस रेट जो है, जो ईएमआई डेबिट होते हैं, उसमें जो बाउंस का डेटा है वो अभी काफी अच्छे लेवल्स पर है, जो कोविड से भी बेहतर है। अगर हम छोटे व्यापारों की बात करें तो जीएसटी के बाद छोटे व्यापारों में थोड़ा एक इम्पैक्ट दिखाई दिया था, बिकॉज एक नया वे ऑफ डूइंग बिजनेस था जिनको उन्हें एडजस्ट करना था। पर अभी उन्होंने उसको ना सिर्फ एडजस्ट किया है, बट इंक्रीमेंटली जो डिमांड दिख रही है उसके लिए भी वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और जो बड़ा सेगमेंट था इकोनॉमी का, जो कि है बड़े उद्योग, इंडस्ट्रियल सेगमेंट, इंडस्ट्री सेगमेंट काफी सालों से वीक था। पर अगर हम देखें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो अभी इकोनॉमिक लेवल पे अराउंड 75% के नजदीक दिखाई दे रहा है। और ये लेवल पे जब भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंचता है तब हमने देखा है कि कॉर्पोरेट्स जनरली कैपेसिटी ऐड करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट लेते हैं। और नए प्रोजेक्ट्स क्रेडिट लेने से उसका फुल जेस्टेशन पीरियड अराउंड 2 साल तक का होता है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट्स का भी आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है, तो वो भी नया कैपेसिटी एडिशन के लिए क्रेडिट ले रहे हैं। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी का अगर हम तीनों पार्ट देखें, एक छोटे व्यापार, एक बड़े उद्योग और तीसरा कंज्यूमर, तीनों हमें रिलेटिवली ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि हालांकि ग्लोबली वीकनेस अगर परसिस्ट करती है थोड़े लंबे समय तक, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। पर क्योंकि हमारा इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है रिलेटिवली ज्यादा वर्सेस लेट्स से कम इकोनॉमीज लाइक यूएस या फिर जापान या फिर चाइना, तो हमारी इकोनॉमी में थोड़ा कम फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए हमारा व्यू इकोनॉमी के लिए सकारात्मक है अभी।
और अगर हमारा इकोनॉमी के लिए व्यू सकारात्मक है तो बैंकिंग एक सेक्टर है जिसका इकोनॉमिक लिंकेज काफी ज्यादा होता है, इसलिए हमें लगता है कि अगले 3 से 5 सालों के लिए बैंकिंग एज ए सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। मिलिंद, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। कई बार होता है ना कि हम दूसरों की समस्या से ज्यादा परेशान रहते हैं, और खास तौर पर रोज सुबह उठ के सब लोग यही चर्चाएं करते हैं, या बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी है तो उसमें यूएस और यूरोप की बहुत डिस्कशन होती है। अब वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेजेक्ट्री बनती जा रही है, रोज सुबह उठ के कोई एक फेड गवर्नर अपना स्टेटमेंट देता है, बुलार्ड साहब कह रहे हैं कि 5 to 7% तक की ट्रेजेक्ट्री हो सकती है फेड रेट की। क्या वहां पे जो ब्याज दरें इतनी बढ़ने की आशंका संभावना दिख रही है, उसको हम लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, या फिर हमको लगता है कि अब यहां से और ज्यादा अगर ऊपर हम गए तो हम प्री कोविड लेवल से ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो फिर हमको मुश्किल आ सकती है? जी जी, तो देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यूएस में कुछ हद तक कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्फ्लेशन हमें इंडिया में तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां से रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा एक्सेलरेट तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, और यहां से बढ़ने की भी संभावना थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है। और एक समय पे हमें लगता है कि जो WPI का जो एलिवेटेड लेवल है वो भी CPI के आसपास कहीं आके कन्वर्ज करेगा, और उसके बाद में WPI CPI दोनों थोड़े नीचे के स्तर पर जाकर सेटल होने चाहिए। तो हमारे हिसाब से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है हमने उसका वर्स्ट पीरियड ऑलरेडी शायद देख लिया है। आगे जाके मे भी थोड़ा और रेपो हाइक्स का एक्सपेक्टेशंस हैं, बट इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में RBI ने लगभग 1.9% का रेपो रेट इंक्रीज जो किया है। अभी रेपो रेट 5.9% तक है, मे भी यहां से आधा प्रतिशत और आगे जाने की संभावना है, बट इंटरेस्ट रेट्स अभी भी इस लेवल पर नहीं है कि जो बोरोअर्स हैं उनको अपने इंस्टॉलमेंट्स या EMIs देने में प्रॉब्लम हो। अगर आप देखें तो होम लोन एज ए कैटेगरी, होम लोन्स के दर अराउंड 8.25 से 8.5% तक है, और अगर आप EMI में देखें तो जब भी रेपो रेट या फिर आपका होम लोन का रेट बढ़ता है, सबसे पहले वो टेनर इलोंगेट होता है, तो EMI लेवल्स अभी तक फिर भी कांस्टेंट है। तो हमारे हिसाब से रिटेल इकोनॉमी में तो जो अभी तक रेट इंक्रीजेस हुए हैं उसके हिसाब से हमें कोई डेटा पॉइंट्स ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे हमें लगे कि आगे एसेट क्वालिटी में दिक्कतें हो सकती है। और अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में आई थिंक हम लोग कई बार जो इंटरेस्ट रेट का जो इंपॉर्टेंस है उसको ओवरस्टेट करते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट कभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट डालते हैं तो इंटरेस्ट उसमें एक कंपोनेंट है, बट उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हें डिमांड आउटलुक किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो जब तक कॉर्पोरेट्स को आगे डिमांड आउटलुक ठीक लग रहा है, अगर मार्केट एनवायरनमेंट उन्हें ठीक लगा रहा है कि उनका कैपेसिटी जो एडिशन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट में आधा 1-1.5% इंक्रीज से इतना फर्क सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं पड़ना चाहिए। तो हालांकि हम ग्लोबल रेट्स देख रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली हमारी करेंसी भी हमें स्टेबल रखनी है, तो RBI को वो भी मैनेज करना है, उन्हें ग्रोथ भी मैनेज करना है। बट कुछ इकोनॉमीज में, एटलीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी में, यूएस में तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि इन्फ्लेशन का जो रेट ऑफ इंक्रीज या जो एक्सेलरेशन था उसकी दर थोड़ी थम गई है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन आपकी इसी बात से मैं एक सवाल मेरा मन में ये आ रहा है, और हम लोगों ने अभी रिजल्ट सीजन देखा, बहुत सारी कंपनीज जो मास मार्केट को एड्रेस करती हैं उनको हम लोगों ने देखा, और उसी में से कुछ कंपनीज जो प्रीमियम सेगमेंट में कर रही हैं। तो एक अंतर दिखाई देता है कि जो रूरल अर्बन या प्योर रूरल या Tier 2 Tier 3 सिटीज में मास को कैटर करती हैं, उनकी सेल्स रेवेन्यू में दिक्कत आ रही है, और वो कंपनी मान भी रही कि उतनी डिमांड वहां पे नहीं है, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी चीज में, आप गाड़ियों में देखें, घरों में देखें, शूज में देखें, कपड़ों में देखें, तो जो प्रीमियम सेगमेंट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला सेगमेंट है ना, वहां पे थोड़ी थोड़ी मुश्किल आती हुई दिख रही। क्या ये कोई चिंता का कारण है, या आप जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आगे जाके दोनों कन्वर्ज हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम पिछले 2 सालों को एनालाइज करें तो अर्बन इकोनॉमी जहां पे थोड़े एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है या जहां पे सैलरी लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, वहां पे हमने देखा कि जॉब लॉसेस इतना बड़े स्केल पे नहीं हुए थे, एंड क्योंकि लोगों के पास में सैलरीज आ रही थी, उनके पास स्पेंड करने के एवेन्यूज कम थे, इसलिए एक सेविंग्स पूल धीरे धीरे बढ़ता गया। और अभी जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, एक जिसको बोलते हैं ना कि रिवेंज शॉपिंग हो रही है, बट हमारे हिसाब से काफी हद तक ये नॉर्मलाइजेशन है।
तो जो स्पेंडिंग पैटर्न जो हमारे कम हो गए थे वो कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इस वजह से हमें दिख रहा है कि अर्बन कंज्यूमर जिसके पास में एक सेविंग्स पूल इकट्ठा हो गया था, बिकॉज 1.5 साल से कोविड की वजह से आपके पास स्पेंड करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो जैसे जैसे मार्केट खुल रहा है, आप बाहर निकल रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं या फिर आप ड्यूरेबल गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो अर्बन इकोनॉमी का रेजिलियंस उसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। जहां तक कि हम ग्रामीण इकोनॉमी की बात करें, आई थिंक उसमें 2-3 चीजों का ज्यादा इंपैक्ट होता है। एक है हमारा एग्री इकोनॉमी कैसा कर रहा है। तो एग्री इकोनॉमी का अगर हम डेटा पॉइंट्स अगर देखते हैं तो इस साल रियलाइजेशन एग्री प्रोडक्ट्स के हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो इनपुट कॉस्ट में भी बढ़त दिखाई दे रही है। बट अगर हम अर्ली डेटा पॉइंट देखें, अगर आप 2 व्हीलर डेटा सेल्स देखें जो कि रूरल इकोनॉमी के लिए एक अच्छा प्रॉक्सी है, उसमें धीरे धीरे हमें एक बहुत ही नीचे के स्तर से एक बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। तो और रेनफॉल अगर हम देखें तो इनिशियली उसका पैटर्न थोड़ा स्पोरेडिक था, उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इवन नहीं था। बट मोटा मोटी अगर हम भारत के लेवल पे देखें तो रेनफॉल का जो सीजन है ये इस साल काफी ठीक था। तो हमें ये लग रहा है कि आगे जाके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वीकनेस थी, जो कुछ सालों से हमें दिखाई दे रही थी, वहां पे एक नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड डेफिनेटली आना चाहिए। आप अगर ट्रैक्टर सेल्स की बात करें, उसका डेटा भी अच्छा हो रहा है, ऑल्दो उसमें एक ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड भी है कि मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, इस वजह से ट्रैक्टर सेल ज्यादा है। बट जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कई सालों से हमें वीकनेस दिखाई दे रही थी, आई थिंक हम उसके लास्ट स्टेजेस में है। आगे जाके हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ग्रामीण इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशंस इनके बढ़ रहे हैं, रेनफॉल्स काफी ठीक ठाक थी, एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इरिगेशन का भी एक काफी बड़ा योगदान होता है। तो अगर नेचुरल इरिगेशन तो ठीक है ही, बट जो ये सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है इरिगेशन को मैकेनाइज करने में, उसमें भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमें लग रहा है कि ग्रामीण इकोनॉमी में थोड़ा धीरे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बट वो डेफिनेटली हमें इंप्रूव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बात है मिलिंद, एक सवाल और। अब ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने क्रेडिट ग्रोथ देखी जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा शो करता है कि 28-29 महीनों के हाईस पे चल रहा है और बहुत जबरदस्त क्रेडिट ग्रोथ बैंक दिखा रहे हैं। एक लेकिन उसके अंदर बीच में एक सवाल बनता है कि अभी भी जो कंज्यूमर साइड की क्रेडिट ग्रोथ है बहुत ज्यादा है। होम लोन बहुत है, कंज्यूमर पर्सनल लोन बहुत है, या आप कोई एफएमसीजी एफएमईजी आइटम खरीदने गए तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेट साइड की ग्रोथ ने अभी शुरू किया है, शायद मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी एकदम से पिकअप नहीं हुआ, लेकिन हाँ पिकअप किया है उसने। कुछ एक सरकारी बैंकों में तो 20% तक की कॉर्पोरेट ग्रोथ रिपोर्ट की उन्होंने। क्या ये हम माने कि चूंकि अभी तक की जो जिस ग्रोथ की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कंज्यूमर साइड की, वो बहुत कैपिटल फॉर्मेशन वाली या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली ग्रोथ नहीं होती है? ये कोई कंसर्न की बात है या इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है? देखिए, इंडिया अगर आप देखें तो कंज्यूमर ग्रोथ में हालांकि कई सालों से हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर अगर हम थोड़े नंबर्स देखें तो इंडिया में रिटेल बोरोवर्स का प्रोपोर्शन अभी भी काफी कम है। अगर हम देखें तो सिविल स्कोर 750 से अधिक सिविल स्कोर वाले 12 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। लगभग 18 करोड़ लोग हैं जिनका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है। इसके कंपैरिजन में अगर हम एक कंज्यूमर प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन देखें तो क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में लगभग 3.25 से 3.5 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स है। पर्सनल लोन भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों के पास है। तो इंडिया में अभी भी कंज्यूमर क्रेडिट के काफी इनिशियल, काफी अर्ली स्टेजेस में है, और जैसे जैसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे कंज्यूमर इकोनॉमी और कंज्यूमर क्रेडिट हमें लगता है कि अगले 5 से 10 साल तक भी काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसमें साइकिल्स आएंगी जिसमें थोड़ा बहुत अगर एक्सेस सिस्टम में बिल्ट हो जाएगा तो कुछ कुछ सेगमेंट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अगर हम थोड़े लंबे समय का आउटलुक ले 3 से 5 साल के लिए, तो उसमें हमें लगता है कि कंज्यूमर इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। और अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ, जो आपने काफी सही कहा कि कुछ कुछ बैंकों ने 18-20% तक का ग्रोथ दिखाया है, पर हमें यह देखना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ काफी वीक था और हम लोग काफी एक नीचे के काफी एक लो स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। एंड जैसे कैपेसिटी ऐड होगा, जैसे कैपेसिटी ऑगमेंट होगा सिस्टम में, वो क्रेडिट ग्रोथ में ट्रांसलेट होगा। तो अभी हमारा व्यू अगर हमने देखा तो पिछले फोर्टनाइट का जो डेटा आया है उसमें क्रेडिट ग्रोथ का स्तर लगभग 17 से 18% तक है। तो उसमें आई थिंक कुछ एक हिस्सा इन्फ्लेशन की वजह से भी है, जिसमें जैसे इन्फ्लेशन अगर कभी सिस्टम में बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल में भी ज्यादा, साइकिल में भी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तो उस वजह से भी हमने देखा है कि थोड़ा बहुत क्रेडिट ग्रोथ में बेनिफिशियल इंपैक्ट इन्फ्लेशन के वजह से भी है, जो आगे जाके थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो सकता है।
बट अगर हम देखें तो ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर ब्रॉड बेस्ड क्रेडिट ग्रोथ वो 14 से 15% तक एटलीस्ट एक दो क्वार्टर तक दिखाई देती है। उसके आगे के लिए अगर हम देखें तो वो उस फैक्टर पर भी डिपेंड होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से है। पर जिस स्तर से हम शुरू कर रहे हैं, हमारा आउटलुक अभी ये है कि अगले 3 से 5 साल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। 5 साल काफी बेहतर होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे कुछ सेकंड्स का ब्रेक है, तुरंत वापस आते हैं और फिर मिलिंद से समझेंगे कि उनके फंड में किस तरीके का कंपोजिशन रखा है, बड़े छोटे फाइनेंशियल सेक्टर का, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, ये किस तरीके का कंज्यूमर ट्रेंड बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके हिसाब से पोर्टफोलियो को समझने में आसानी होगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के फंड मैनेजर मिलिंद अग्रवाल से। मिलिंद, हम लोगों ने काफी बातचीत की, ब्रॉडर पिक्चर हमने समझा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर क्यों आउट परफॉर्म करेगा। आपके जो फंड है उसका कंपोजिशन है, उसमें ज्यादातर बड़े फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपने रखे हैं। आपको सरकारी ज्यादा पसंद है या नहीं पसंद है, प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा पसंद है? जी, अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जो बात करें, जिसके अगेंस्ट हमारा फंड बेंचमार्क होता है, उसमें लगभग 2/3 हिस्सा होगा बैंक्स का, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलाकर है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में लगभग 2 बैंक्स ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था, ग्रोथ में भी, एसेट क्वालिटी में भी। बट पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें तो ये जो मिड टू लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इसमें 4-5 ऐसे बड़े बैंक्स हैं जहां पे हमें लग रहा है कि उनका फ्रेंचाइज काफी स्ट्रांग है। तो ना सिर्फ उनके पास में एक स्ट्रांग लाइबिलिटीज बेस है, ना सिर्फ उनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग कस्टमर फ्रेंचाइज है और एक ब्रांड है, बट उनके पास में कैपिटल जो है, जिसको हम इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, जो टियर 1 या टियर 2 के फॉर्म में होता है, तो उनके पास कैपिटल लेवल्स भी काफी एडिक्वेट है। तो किसी भी बैंक को सबसे पहले डिपॉजिट्स चाहिए, क्योंकि वो किसी भी बैंक का एक रॉ मटेरियल है। उसके बाद उसे कैपिटल चाहिए, क्योंकि कैपिटल रिस्क के लिए जरूरी होता है। तो अगर हम प्राइवेट बैंक्स का देखें तो प्राइवेट बैंक्स के पास ना सिर्फ डिपॉजिट्स हैं और एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर फ्रेंचाइज है, बट उनके पास कैपिटल भी है, उनका मैनेजमेंट स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है। इनको जो एसेट क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स थे पिछले कई सालों से जो दिखाई दे रहे थे, वो काफी हद तक उनके हमारे पीछे जा चुके हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है अभी। बट अगर हम देखें तो कहां पे एक बड़ा डेल्टा, कहां पे एक बड़ा चेंज आया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आया है और पीएसयू बैंक्स में आया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर हम बात करें तो जो कुछ जो बड़े बैंक्स हैं, उनका स्टैंडिंग मार्केट में अगर हम देखते हैं तो वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से कम नहीं है। इनफैक्ट उनका कंज्यूमर फ्रेंचाइज, उनका ब्रांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उनका जो एसेट क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स है, जो कई सालों से चल रहे थे, वो हमारे पीछे हैं अभी। और हमें लगता है कि आगे जाकर उनका भी ओरिएंटेशन ग्रोथ की तरफ काफी बढ़ चुका है। उनके पास कैपिटल है, उनके पास लाइबिलिटीज है, और उनके एसेट क्वालिटी के भी प्रॉब्लम्स अभी आगे जाके हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक मिक्स है। हालांकि हमारा इंक्लिनेशन अभी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ है, जहां पे हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ और कॉन्फिडेंस जो कि एसेट क्वालिटी में है, उधर काफी रिलेटिवली ज्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में। बट कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं हमारे पोर्टफोलियो जो हमें लगता है कि फ्रेंचाइज वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल। मुझे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है सवाल कि कंज्यूमर फाइनेंस में या फाइनेंसिंग में एक नए तरीके के डिसरप्शंस और ट्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं। कई सारी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने आप को ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड करती है। किसी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी, मैंने कहा कि भाई ब्याज दरें इतनी बढ़ेंगी तो क्या क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ सकती है। तो उन्होंने जो लॉजिक दिया मुझे बाद में बहुत समझ में आया कि उन्होंने कहा कि देखिए कई बार क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बहुत फर्क डालता है कि आपको लोन मिलने में कितनी आसानी है, कितनी अच्छी यूजर फ्रेंडली फ्रेंचाइज है, उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कोई नया ट्रेंड आप देख रहे हैं, कोई डिसरप्शन आप देख रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके पोर्टफोलियो में जगह पा सकता है? जी देखिए, किसी भी लोन देने के 2 लेग होते हैं। एक होता है जहां पे आप एक कंज्यूमर को, एक बोरर को लोन दे रहे हैं। दूसरा लेग होता है कि आप उनसे लोन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फिनटेक्स हैं, इन्होंने एक प्रॉब्लम को काफी अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, जो कि है लार्ज स्केल कस्टमर एक्विजिशन। अगर आप देखें तो आप खुद डेली बेसिस पे फिनटेक प्लेटफॉर्म का यूज करते ही होंगे। तो इन्होंने कस्टमर एक्विजिशन को काफी अच्छे तरीके से क्रैक किया है,
पर इसके आगे का जो लेग है, जो कि है बोरोवर्स को पैसे देना और फिर उनसे पैसे कलेक्ट करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो छोटे लोन्स होते हैं, जो 200, 500, 1000, 1500 रुपए के लोन होते हैं, इसमें हमें देखना बाकी है कि ये छोटे अमाउंट का जो लोन होता है ये कितना वाइबल है, क्योंकि लोन देने के लेग के बाद आपको लोन कलेक्शन का लेग भी देखना है, जिसमें आपके कॉस्ट लगते हैं। अगर आपका डिजिटल कलेक्शन है तो उसके लिए आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगता है, अगर आपका ऑन द ग्राउंड कलेक्शन है तो उसके लिए आपको लोगों की सैलरीज, थर्ड पार्टी एजेंसीज को पैसे देने होते हैं। तो छोटे टिकट लोन्स, हालांकि ये बहुत ही छोटे बेस से शुरू हो रहे हैं, इसमें काफी मशरूमिंग हो रहा है फिनटेक सेक्टर में, बट ये कितना इकोनॉमिकली वाइबल है ये हमें देखना बाकी है। पर अगर हम थोड़े एस्टैब्लिश्ड लोन प्रोडक्ट्स की बात करें, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल है या फिर क्रेडिट कार्ड्स है या फिर पर्सनल लोन्स हैं, ये प्रोडक्ट्स अभी कुछ हद तक एस्टैब्लिश हो गए हैं, बट अगर हम अर्बन या मेट्रो मार्केट्स के बाहर जाके देखें, अभी भी काफी रूम है इन प्रोडक्ट्स का सेमी अर्बन और रूरल एरिया में एक्सपैंड करने का। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। अगर आप देखें तो चेकआउट फाइनेंसिंग जो है, जिसको हम BNPL या स्मॉल टिकट फाइनेंसिंग बोलते हैं, उसमें कई सारी कंपनीज कई नए इनोवेटिव मॉडल्स लेकर आ रही है कि आप अगर चेकआउट पॉइंट पे जाते हैं, उधर आधे मिनट के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड लेकर आपका ब्यूरो चेक करके बता सकते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आई थिंक ये लॉन्गर टर्म सिस्टम के लिए काफी अच्छा है, पर ये कितना वाइबल है छोटे टिकट साइजेस के लिए, ये हमें अभी देखना बाकी है। बट बड़े टिकट साइजेस जो एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स है, उसका प्रोलिफरेशन अभी भी रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में होना बाकी है, और मुझे लगता है कि वो काफी हद तक अगले 5 से 10 सालों में होना चाहिए। बिल्कुल, बैंकिंग की बात हो और सारे बैंकर ये कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बैंकों का भी और सेक्टर का भी, और हमारे फंड मैनेजर साहब भी डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट जरूर करते होंगे। तो मैं 2-3 ऑप्शन देता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए कि कोई एक चीज आपको लगती है जो इस पूरी बड़ी बिग थीम में रिस्क हो सकती है, वो के शेप रिकवरी हो सकती है, वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, वो क्रूड ऑयल हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि जो एक पोटेंशियल रिस्क है जिसको हमें मैनेज करना पड़े? देखिए, रिस्क अगर एसेट क्वालिटी देखें तो बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा रिस्क एसेट क्वालिटी ही होता है। पिछले अगर 7-8 सालों का अगर हम देखें तो बैंकिंग एज ए सेक्टर प्रॉब्लम्स में था, बिकॉज एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम से काफी बड़े हिस्से के हमारे बैंकिंग सेक्टर को, तो वो हमें आगे जाकर दिख रहा है कि एज लॉन्ग एज डोमेस्टिक इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। पर इंडिया काफी हद तक अगर हम देखें तो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है और हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस भी धीरे धीरे हम उसे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इंडिया का अगर हम देखें किस चीज के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये है कि ग्लोबल मार्केट्स का स्पिलओवर इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर अगर ज्यादा होगा तो फिर हमारे भी ग्रोथ के ऊपर असर पड़ सकता है। पर अगर हम देखें कि डोमेस्टिक अगर बैंक्स का हम पोजीशन देखें, तो अगर वो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर वो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वो जो बैड लोन्स का जो प्रोविजनिंग है उसके अगर लेवल से भी अगर हम देखें, तो तीनों ही चीजों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर जो है, जो हमें काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, हमारा लिंकेजेस ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भी है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा करेगा तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिंक्ड है और हमारी करेंसी लिंक्ड है, तो इसलिए उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। मिलिंद, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो इस फंड में पैसे लगाना चाहते हैं, उनको ये काफी मदद करेगा कि आपका फंड मैनेजर किस तरीके से चीजों को देख रहा है, मैनेज कर रहा है। उम्मीद करता है कि आपको शो पसंद आया होगा। आप भी पढ़ाई करिए और आपका अगर इच्छा है, आपको अच्छा लगता है, तो आप बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के इस फंड में निवेश भी कर सकते हैं। मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे इनसाइट्स देने के लिए। जी धन्यवाद।